everyone, welcome back once again. Again, I am here to teach the second part of Newton's law of motion. And what is the name of the topic? The name of the topic will be Newton's second law of motion. This is the topic that we will study right now in this video. So in the first law of motion we get the definition of force. It means the qualitative representation of force we get from the Newton's first law of motion. And when we will study Newton's second law of motion, we get quantitative representation of force. Okay, so let's study about Newton's second law of motion. So at first we will discuss the statement. What is the statement about this law? Okay, so according to Newton's second law of motion, Newton states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Is that clear? What is that? Rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Normally we will write here directly proportional to the applied force. Directly. It means we can say that in Hindi, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में हम लोग ये कह सकते हैं कि मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होगा. इज दैट क्लियर? सो एट फर्स्ट we have to know about that what is momentum, and after that we will discuss the Newton's second law of motion. Okay, so momentum, इसको अगर हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम को हिंदी में हम लोग संवेग बोलते हैं. ठीक है, तो संवेग क्या है और संवेग में परिवर्तन की दर, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से आज के वीडियो में जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक नया टर्म जो कि स्टेटमेंट में आया हुआ है, वो है मोमेंटम. ओके, मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या है ये हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे. तो अगर हम लोग मोमेंटम को डिफाइन करेंगे तो कैसे हम लोग मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मोमेंटम, एंड द मोमेंटम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P. इज दैट क्लियर? यानी कि हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे कि मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P इज इक्वल टू M और V, यानी कि द मास और वेलोसिटी का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं, जो कि डेफिनेशन में ये बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल बी द मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी द मोमेंटम. ओके, नाउ वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में जान लिया है जस्ट अभी तुरंत. अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि रेट की अगर फिजिक्स में बात होती है तो हम लोग उस क्वांटिटी को समय के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष में गणना करेंगे, व्याख्या करेंगे, तभी हमको उसके रेट के बारे में पता चलेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सबसे पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में परिवर्तन या मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो कैसे आता है, तो ये हम लोग देखेंगे.
चेंज इन मोमेंटम। सबसे पहले मैं यही लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जैसा कि मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम। कैसे हो? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि P यानी कि मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। तो इन दोनों में ये जो दो क्वांटिटी आप लोगों को दिख रहा है, मास और वेलोसिटी, इन दोनों में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है, इफ you can see any types of change in the mass or velocity, then you can say that momentum will be changed। मोमेंटम में चेंज इन आएगा ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो एक डायरेक्ट रिलेशन मास और मोमेंटम के बीच में, वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मास इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि जो मास होता है किसी भी बॉडी को, हम लोग उसको छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मास कभी भी बदलता नहीं है, मास हमेशा किसी भी मैटर का कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप हायर स्टडी में जाएंगे, जब मैं क्लास 12 का सिलेबस पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा कि मास भी वेरिएबल है। थोड़ा सा हम बताते हैं। एटॉमिक पार्टिकल का अगर हम बात करेंगे तो एक आपको हम रिलेशन बताते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस v बाय c टू द पावर होल स्क्वायर। So m is equal to m naught under root 1 minus v by c to the power whole square। जहां पे v जो है वेलोसिटी है उस पार्टिकल का, c जो है ये उस पार्टिकल का तब का वेलोसिटी है जब वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट से ट्रेवल करे तब। तो मास में परिवर्तन होगा तो इस रिलेशन के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है अभी क्लास 9 और 10 में कि मास जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने बताया एटॉमिक पार्टिकल में, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और उनका मास कह सकते हैं बहुत लाइट वेट के होते हैं, तो उनमें अगर वो प्रकाश के वेग से गतिमान हो, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट से मूव कर रहा हो, तो उसके मास में कुछ चेंजिंग आ जाता है, तो वहां पे मास कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। सो चलिए उसको अभी छोड़ते हैं, वो क्लास 11-12 का सिलेबस में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा जब मैं क्लास 11-12 पर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अभी आपको मान के चलना है कि मास कांस्टेंट है, तो यानी कि हमको वेलोसिटी में परिवर्तन, जाहिर सी बात है कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से या स्पीड से, जो भी बोल लीजिए, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा पर्सन जो है 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा मोमेंटम उसमें स्टोर ज्यादा होगा, यानी कि यह डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। सो सपोज दैट दिस इज अ पार्टिकल, ओके, हैविंग मास m and the initial velocity, we can write here initial velocity, moves with initial velocity is u, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें जब हम फोर्स अप्लाई किए तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, और वेलोसिटी तभी इंक्रीज करेगा जब फोर्स अप्लाई करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और हम उसी डायरेक्शन में इसको पुश कर दिए, यानी कि हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में था, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा, मतलब यहां जब पहुंचेगा इस जगह पे, तो फाइनल
final velocity will be v. Is that clear? So when the initial velocity is u, then what will be the momentum of this object? We will study right now. So when initial velocity is u, it means when initial velocity is equal to u, then momentum, suppose that the momentum is p1, so the momentum will be product of mass into velocity. So what will be the mass? The mass is m, and what will be the velocity? The velocity is u. So here when initial velocity is u, then momentum will be mu. Again, when final velocity is v, when final velocity is equal to v. So suppose that momentum at that point is p2. Then what is the momentum? Again, according to the definition, the product of mass and velocity, you know that. So what will be the mass? Mass remains constant, you know that, because mass is inherent property of matter. So m into what will be the velocity? Final velocity is v, so you can write here v. So at this point momentum will be mu, at that point the momentum will be mv. Then now we will discuss what is change in momentum. Okay, अब हम लोग जानेंगे कि चेंज इन मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम में कितना चेंजेस आया है. तो हम लोग नॉर्मली दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को मोमेंटम में जितना चेंजेस आया है वो हम लोगों को पता चल जाएगा. तो चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोगों को ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा. तो p2 minus p1, what will be the value of p2? The value of p2 is mv, so you can write here mv, minus what will be the value of p1? The value of p1 is mu, so you can write here mu. Now here you can take common as m. Okay, so you will get p2 minus p1 is equal to mv minus u. Is that clear? Now again one more term, rate of change of momentum. Okay, so what will we get? Rate of change of momentum. So once again I am repeating the same thing, same statement. When we will talk about rate in this subject, it means in physics subject, it means we have to talk with respect to time. Okay, so here I am writing here rate of change of momentum. It means we have to divide this by t. So here p2 minus p1 by t is equal to, here you can write here m v minus u by t. Is that clear? So you can here write del p, or you can write just like that, delta p. It means a small change in momentum. Delta represent a small change in something. So here delta p, it means a small change in momentum. Is that clear? So rate of change of momentum delta p is equal to, here you got a new formula, v minus u by t, and this is the formula of acceleration. V minus rate of change in velocity with time. Here rate of change in velocity with respect to time is called acceleration. You know that. According to that definition, according to that formula, you can write in place of v minus u by t as a where a is acceleration. So you can write here del p is equal to mass into acceleration. And you know that the formula of force is what? The formula of force, here I can write here F is equal to mass into acceleration.
So what will be the here? It means ma. So ma in place of ma we can write here F. Why? Because the formula of F will be the product of mass and acceleration. Due to that reason we can write here mass in place of mass and acceleration F. Is that clear? ये बल की परिभाषा से आया हुआ ये क्या है? ये फॉर्मूला है कि मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो बल हम लोगों को देता है। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग F लिख सकते हैं, डेल P इज इक्वल टू F। और यही तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। और एक इसमें क्या कह सकते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि फोर्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए। यही तो है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को फॉर्मूला मिला, फर्स्ट लॉ से हम लोगों को डेफिनेशन मिला, फर्स्ट लॉ से हम लोगों को क्वालिटी मिला कि फोर्स का क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है, फोर्स का क्या क्या क्वालिटी है। और सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला से हम लोग कितना अमाउंट का फोर्स लग रहा है किसी में ये हम लोग जान सकते हैं। यानी कि ये हम लोगों को, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोगों को फोर्स के क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यही दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वंस अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास एंड स्टे ट्यून्ड एजुकेशन सैटेलाइट फॉर मोर वीडियोज एंड टॉपिक्स in physics and also maths. Thank you everybody for joining my class.